तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। सर आज हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऐसे पड़ाव पर जब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमें जम के इंतजार है उस पल का जिस पल में हमारा नाम, हमारे घर वालों का नाम, हमारे गुरुजनों का नाम रोशन होने वाला है। हमारे माँ बाप की आंखों में वो चमक दिखने वाली है कि हाँ भाई हमारे बेटे ने, हमारे बेटी ने जो कहा था वो करके दिखाया, जो वादा किया वो निभा के दिखाया। और वो पल है एग्जाम के आने वाले दिन। कुछ ही दिन बाद आपका वो एग्जाम है, वो घड़ी आने वाली है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। आप खुद सोचें दोस्तों, आप खुद सोचें पिछले 6 महीने से आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। सर आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, एग्जाम देंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे, रैंक लाएंगे और पास होंगे। अब वो घड़ी आ चुकी है, अब वो घड़ी आ चुकी है। पिछली इतनी जर्नी की हमने तैयारी करी, अब वो घड़ी आ चुकी है। तो उससे घबराना क्यों? उससे घबराना नहीं है, डट के सामना करना है, खुशी से सामना करना है, एक्साइटमेंट से सामना करना है कि अब आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए मैंने 6 महीने तक वेट किया है कि नहीं बात। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं उस दिन की तैयारी का, है ना, अगला पड़ाव कि हमें पता होना चाहिए कि एमटीपी क्या होती है, मॉडल टेस्ट पेपर क्या होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर आएगा तो मैं 3 घंटे उसे घर पे बैठ के लिखूंगा और लिखने के बाद मुझे पता लगना चाहिए कि इन 3 घंटे में क्या मैंने वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया या नहीं कर दिया। और अगर कर दिया है तो मैं एग्जाम में भी फाइनल जब हम खेलने जाएंगे तो फाइनल में भी मैं 3 घंटे में वो खेल खत्म करके वापस आने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप घर पे लिख के देखेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एमटीपी 2 को आप घर पे लिखेंगे बिल्कुल दिलो जान से। जैसे हमने टेस्ट भी लिए हैं 3-3 घंटे के, तो 3-3 घंटे के टेस्ट ईमानदारी से आप 2 से 5 लिख के देखेंगे, 2 से 5 लिख के देखेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम भी क्या है सर 2 से 5 पीएम का है। तो 2 से 5 पीएम कुर्सी पे बैठकर, टेबल पर कॉपी किताब रखकर लिख के देखने का ही हमारा कर्तव्य, धर्म, कर्म बनता है। तो सर इसी उम्मीद के साथ कि आप एमटीपी 2 को 2 से 5 में बहुत अच्छे लिख के देखेंगे और चेक करेंगे कि हाँ भाई मेरे पूरे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। एमटीपी पहली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं शानदार जानदार तरीके से। जी हां सर, शुरू करते हैं सर। सबसे पहला सवाल जो लिखा है साफ साफ कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी 5 में से कोई भी 4 आप करेंगे, बाकी 5 में से कोई भी 4 आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप जो पहले 15 मिनट आपको मिलेंगे, जो पहले फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलेंगे, है ना, उन पहले 15 मिनट्स में आप चूज कर ले, चॉइस कर ले कि आप कौन सा इन 5 में से कौन से 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे और उन 5 में से कोई भी 4 चूज कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं। उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन हम यहां पे पूरा डिस्कशन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, 6 के 6 डिस्कस करेंगे सर पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 100% करना है, 100% करना है विदाउट एनी चॉइस। तो सर अगर हमें क्वेश्चन को 100% करना है, विदाउट एनी चॉइस करना है, तो पहला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और मैं आपको बताता चलूंगा सर हमने ये बातें कहां पढ़ी हैं। सर एबीसी 4 पार्टनर है फर्म के। पहली लाइन से देखकर पता लगता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सबसे आखिरी में आपको पता लगेगा वो किस एक्ट से पूछ रहा है। तो कह रहा है डिसाइड द केस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि जब मुझे पता लग गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे दिमाग से निकल जानी चाहिए बात कि मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा। नहीं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो पार्टनरशिप के सारे प्रोविजन दिमाग से उड़ जाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजन आपकी खोपड़ी में, छोटी खोपड़ी में पहुंच जानी चाहिए। अच्छा, नाना पाटेकर की तरह, अच्छा बहुत अच्छा, ये छोटे दिमाग में अपने बात डाल ले, बहुत अच्छा है। समझ में आई कि नहीं बात? आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, बहुत अच्छा है। और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे सर जॉइंट प्रॉमिस। ओरी दादा, जॉइंट प्रॉमिस का क्वेश्चन है। अपना सबसे फेवरेट टॉपिक जय वीरू बसंती वाली कहानी आपको याद आ गई होगी, जय वीरू बसंती वाली कहानी याद आ चुकी है, जिसमें से, है ना, राइट, इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट होते यानी क्या हो चुका है सर? डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर डिफॉल्ट हो चुका है। 1 मिनट जरा मैं पानी ले लूं, 1 मिनट पानी ले लूं जरा मैं। पानी की बोतल तो नहीं है, चलो कोई नहीं, है ना। गले में खिच खिच विक्स।
तो सर जॉइंट प्रॉमिस से हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जॉइंट प्रॉमिस से क्वेश्चन आ चुका है। तो जॉइंट प्रॉमिसर में आप जानते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है एक बंदे ने डिफॉल्ट किया। तो सर अब इसकी कहानी है ना, राइट, आपको समझ में आनी चाहिए। कितने लोग बी एंड सी, सुनना ध्यान से क्या लिखा है, बी एंड सी इंसॉल्वेंट, बी और सी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, राइट। सी की एस्टेट से 50,000 मिले हैं, बी की एस्टेट से कुछ भी नहीं मिला। सबसे खतरनाक वर्ड है ये, ए इज कंपेल्ड टू पे होल ऑफ द अमाउंट टू एफ। ए को सारा पैसा एफ को देना पड़ गया। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले मैं आपको है ना कई बार ये चीजें लिख के बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे बीच में, कॉपी के बीच में लिखेंगे आंसर नंबर 1, फिर यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन ए, है ना, ए का सॉल्यूशन है, ए का सॉल्यूशन है, ए का सॉल्यूशन है, राइट, ए का सॉल्यूशन है। अब पहले मैं आपको बताता हूं हमें स्टेप 1 में क्या लिखना होता है सर। स्टेप 1 में हम लिखते हैं प्रोविजन। आप क्या कोई भी बालक मुझे बता सकता है जॉइंट प्रॉमिसर का जो क्वेश्चन आया है ये किस सेक्शन से रिलेट करता है, किस सेक्शन से रिलेट करता है सर, ये बता सकते हो सर? सर जॉइंट प्रॉमिसर का सेक्शन 42, और अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो सेक्शन 43, यानी सेक्शन 42 और 43 को हमें डिफाइन करना है, 43 को हमें डिफाइन करना है, ठीक है ना, राइट। कि अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करती है और एक ही बंदे से हमने सारा पैसा ले लिया तो अब इस केस में क्या है, अब इस केस में देखेंगे सर हमने प्रोविजन लिख दिया, फिर हम एनालिसिस लिखेंगे, फिर हम एनालिसिस लिखेंगे। सर एनालिसिस में क्या लिखना है, एनालिसिस में कैसे लिखना है ध्यान रखेंगे। हमने देखा कि सर ए बी सी डी है ना, ए क्वेश्चन पेपर आपके पास है, सी डी है ना, राइट। ए बी सी डी ने जॉइंट प्रॉमिस किया किसको, पैसे देने के लिए सर, एफ को, है ना, कि भैया हम 6 लाख रुपए तेरे को दे देंगे, हमने लोन ले लिया है तेरे से। फिर पता लगा कौन कौन इंसॉल्वेंट हो गया सर, बी एंड सी बिकम इंसॉल्वेंट, बी एंड सी क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। यानी कि इंसॉल्वेंट होते ही क्या हुआ सर, डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट का डिफॉल्ट हो गया। बात समझ में आ गई? फिर क्या लिखा है सर, ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट, है ना, क्वेश्चन पेपर में लिखा है ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। ए ने 100% पेमेंट कर दी, ए पेड 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए ए ने पेमेंट कर दिए, किसको सर, पूरे एफ को। तो यहां पर पूरे की पूरी पेमेंट 100% पेमेंट ए ने कर दी एफ को। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ ए कितना कितना पैसा रिकवर करेगा, ए कितना कितना पैसा रिकवर करेगा डी से, बताएं भैया। सोच कर समझ कर जवाब देंगे भाई बहनों, सोच कर समझ कर जवाब देंगे, कितना पैसा रिकवर होने वाला है। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, सेक्शन 43 के हिसाब से बहुत सिंपल है। सेक्शन 43 का पैरा भी याद ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है, सिंपल सर, बहुत बढ़िया। देवू, शेखू, निशिता, बिल्कुल सही बात सर, सारे बच्चे बिल्कुल सही पूछ रहे, कह रहे हैं सेक्शन 43, सारे बच्चे होशियार हैं, सेक्शन याद आ गया सर। सर अब एक बात देखो, बी और सी ने डिफॉल्ट किया, बी की एस्टेट से कितना रिकवर हो रहा है सर, सी की एस्टेट से, सी के पास से हमें कितने मिल रहे हैं, 50 के, राइट। डी तो जिंदा है, यानी डी इंसॉल्वेंट भी नहीं है, डी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो ए को कितना पैसा मिलेगा, सुनना ध्यान से, मैं कैसे बता रहा हूं तुम्हें, इस बात को आसानी से आप लिख के आ सकते हैं। ए कहेगा डी से, और डी बहुत ईमानदार, डी कह रहा है भाई 6 लाख रुपए थे, 6 लाख रुपए हमने मिलके लिए थे चारों ने, तो एक बंदे कितने हो गए सर, एक बंदे के हो गए 1.5 लाख रुपए। तो डी कह रहा है भाई मेरे तो तू ये पकड़ 1.5 लाख रुपए, ये ले भाई तू सारे पैसे दे के आया, 1.5 लाख रुपए पकड़, क्योंकि सारे के सारे पैसे ए ने दिए हैं, ए ने एंटायर अमाउंट दे दिया 6 लाख रुपए एफ को। तो डी कह रहा है भाई 1.5 लाख रुपए तो ये ले भाई मेरी तरफ से 1.5 लाख रुपए, मेरा हिसाब तो पूरा हो गया। ए कह रहा है हिसाब पूरा नहीं हुआ, हिसाब पूरा नहीं हुआ, 43 में ये लिखा है अगर दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर डिफॉल्ट करते हैं तो हमें मिलकर झेलना पड़ेगा, ठीक है सर। सी की एस्टेट से कितने रुपए मिले, 50, तो ये 50 किसके पास चले गए, ए के पास चले गए, ए के पास 50 चले गए सी के पास से जो मिले, राइट। अब
अगर मैं बोलूं बी और सी का डिफॉल्ट कितना है, अगर मैं बोलूं बी और सी का डिफॉल्ट कितना है, तो सी का रिमेनिंग डिफॉल्ट, सी का रिमेनिंग डिफॉल्ट कितना रह गया सर, 1,00,000 रुपए। बी का रिमेनिंग डिफॉल्ट कितना रह गया, बी का तो एस्टेट से कुछ भी नहीं मिला, बी के एस्टेट से कुछ भी नहीं मिला, उससे डिफॉल्ट कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बी के पूरे रह गए सर 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए रह गए, बिल्कुल सर, बिल्कुल रह गए। टोटल डिफॉल्ट, टोटल डिफॉल्ट जो होता है वो कौन झेलता है, टोटल डिफॉल्ट ऑफ द अदर जॉइंट प्रोमिसर विल बी बियर बाय रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर। रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर कौन हो गए सर, ए और डी। तो टोटल डिफॉल्ट कितना आया, टोटल डिफॉल्ट आया सर 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए आया नहीं आया सर, जल्दी बोलो सर, समझिए 2,50,000 रुपए का टोटल रिमेनिंग डिफॉल्ट है सी का और बी का। अब सी और बी टोटल 2,50,000 रुपए झेलेंगे, तो डी कह रहा है भाई टोटल डिफॉल्ट किसको झेलना है, टोटल डिफॉल्ट ये झेलना है ए को और बी को मिलकर, सॉरी बी कह रहा हूं डी को, है ना, ए को और डी को मिलकर, ए और डी को मिलकर झेलना है। अब आपको यह बताना है कि अगर टोटल 2,50,000 रुपए का डिफॉल्ट बचा है और मुझे ए और डी के में बांटना है, तो बताओ ए डी से कितना मांगेगा, 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 जल्दी जल्दी झटपट जवाब देंगे मुझे, ए डी से कितना मांगेगा, सभी बालक, होशियार बालक, शानदार बालक, है ना, राइट, बिल्कुल सही बात, सही बच्चे कह रहे हैं सर 2,50,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2,50,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बहुत बढ़िया बात कही सर, 2,50,000 डिवाइड बाय 2 कितना आया सर, 2,50,000 डिवाइड बाय 2 करके सर, 2,50,000 डिवाइड बाय 2 सर 1,25,000। अब जो टोटल डिफॉल्ट था किसका सर, बी और सी का, टोटल डिफॉल्ट बी और सी का, ए और डी झेलेंगे, ए और डी, है ना, झेलेंगे, इतनी बात सर हमें समझ में आ गई, ए और डी झेलेंगे। अब ए कह रहा है कि भाई इसमें से आधा तो मैं ही दूंगा, आधा डी तुझे देना है, तो डी बता तू मुझे कितने देगा, तो डी कह रहा है भाई देख 2,50,000 रुपए हमें झेलने हैं, 1,25,000 तो तेरे हो गए, 1,25,000 तेरे हो गए, 1,25,000 मुझसे ले जा, 1,25,000 डी और कितने दे देगा सर, ए को दे देगा, 1,25,000 पे बाय डी टू ए। अगर कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे पूछे कि टोटल पैसा डी से कितना रिकवर हुआ, टोटल पैसा डी से कितना रिकवर हुआ ए के द्वारा, तो आप बोलोगे 1,50,000 ये, 1,25,000 ये, टोटल रिकवरी, टोटल रिकवरी पुष्पा, ए पुष्पा, टोटल रिकवरी हो गई डी से 2,75,000 की, टोटल रिकवरी फ्रॉम डी। तो ए जो है ए टोटल रिकवरी करेगा डी से 2,75,000 की, 1,50,000 तो उसके अपने ही थे जो उसने पहले ईमानदारी से दे दिए, 1,25,000 वो सी और डी की बेईमानी कह दो, बेईमानी तो नहीं बोलेंगे, डिफॉल्ट कह देंगे, डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी की वजह से डी को पे करने पड़ेंगे ए को, तो टोटल डी देगा 2,75,000 रुपए, 2,75,000 रुपए। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, राइट। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी। लिखना कैसे है, लिखने के लिए अभी हम, है ना, आईसीआई का आंसर देख लेते हैं, आईसीआई का आंसर देख लेते हैं, बोलिए भैया। हाँ सर बहुत बढ़िया, हर्ष भैया, शेखू भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए बात कि सर किस तरीके से मैंने ये फैसला किया, फैसला आपको आंखों के सामने दिख रहा है, ऐसे हुआ है सर, है ना, राइट। सॉल्यूशन अब आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे सर, सॉल्यूशन में चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 2 इन द प्रेजेंट केस, यानी कि एनालिसिस, प्रोविजन में आपने सेक्शन लिखा, एनालिसिस आपका स्टेप नंबर 2 आ गया। स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे सर, आप लिख सकते हैं कि भैया टोटल पैसा जो 6,00,000 रुपए ए ने दे दिए, उसमें से ए रिकवर 50K फ्रॉम सी, ए रिकवर 2,75,000 फ्रॉम डी, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे सर, कैसे करेंगे सर, 1,50,000 डी का शेयर प्लस 2,75,000, है ना, ऊपर हमने कितना किया था, ऊपर हमने लिखे थे सर 2,50,000, 2,50,000 का आधा, 2,50,000 का डिवाइड बाय 2,
ठीक है ना। तो 1.5 लाख प्लस 250 का आधा 1,25,000, इतना हम डी से रिकवर कर लेंगे, है ना। इस तरीके से आप एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख के आएंगे, ठीक है, राइट। बोलो समझ गए सर, ठीक है। सॉल्यूशन एमटीपी में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन आते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार, अपना फेवरेट क्वेश्चन सर। बी, सिटीजन ऑफ इंडिया है, कौन है भैया? सिटीजन ऑफ इंडिया। किसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है सर? कंपनीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, ओपीसी के बारे में पूछ रहा है। कंपनी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, ओपीसी के बारे में पूछ रहा है। कंपनी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, ओपीसी के बारे में पूछ रहा है, राइट। सेक्शन लिख ले तो अच्छी बात है, आधा मार्क्स कटता है वैसे, सेक्शन लिख देंगे तो, है ना, बढ़िया मजे आ जाएंगे सर। अब बताओ, आर है, इंडियन सिटीजन है, सबसे बड़ी बात इंडियन सिटीजन है सर। 130 दिन रह चुके हैं, उन्होंने एस को अपॉइंट किया नॉमिनी। एस कौन हो गया? नॉमिनी, ठीक है ना, राइट। जो फॉरेन सिटीजन है, उरी दादा फंस गए। तो सर आपको पता होनी चाहिए बात कि हम क्या लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं सर? स्टेप नंबर वन में प्रोविजन क्या लिखेंगे सर? स्टेप नंबर 1 में प्रोविजन लिखेंगे, ठीक है सर। ओपीसी का, है ना, 1 पर्सन कंपनी का, राइट, प्रोविजन लिखेंगे सर। एज पर ओपीसी का सेक्शन लिखेंगे, फिर लिखेंगे किसी भी ओपीसी को खोलने के लिए आप एक को 3 शर्तें पूरी करनी है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग यानी कि लिविंग पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन का स्टे होना चाहिए, 120 दिन का स्टे होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें पूरी हैं, ठीक है ना, अगर ये तीनों बातें पूरी हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग ओपीसी एज वेल एज यू आर एलिजिबल फॉर नॉमिनी। ओपीसी और नॉमिनी दोनों के लिए आप क्या है सर? एलिजिबल है, ठीक है ना, राइट। तो इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, एग्जाम में ह्यूमन मत लिख के आना, एग्जाम में लिख के आना नेचुरल पर्सन। अब पहले मिस्टर आर की बात करते हैं। मिस्टर आर इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है, मिस्टर लग रहा है तो भैया वो नेचुरल पर्सन भी है। क्या वो पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रुके हैं? सर वो 130 दिन रुके हैं, तो तीनों शर्तें पूरी हो गई, तो मिस्टर आर ओपीसी खोलने के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं सर एस की बात करते हैं। एस कौन है सर? फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, यानी इंडियन सिटीजन है कि नहीं है? सर वो इंडियन सिटीजन नहीं है। नॉमिनी बनने के लिए उनके पास 120 दिन से ज्यादा है, और वो मिस्टर एस है तो ह्यूमन बीइंग भी है, नेचुरल पर्सन भी है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो मिस्टर एस इज नॉट इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो वो नॉमिनी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? तो वो नॉमिनी नहीं बन सकते, ठीक है ना, राइट। यानी ओपीसी तो खुल सकती है पर वो नॉमिनी नहीं बन सकते। जल्दी बोलो समझ गए सर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। फिर राइट, पहले आप प्रोविजन में ओपीसी के प्रोविजन लिखेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 में एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन में पहले आर के बारे में सॉल्व कर देंगे, फिर एस के बारे में सॉल्व कर देंगे कि आर ने तीनों बातें पूरी करी एज पर द अबव प्रोविजन, देयरफॉर ही इज एलिजिबल टू ऑपरेट या ओपन या रजिस्टर्ड एज अ ओपीसी, बट मिस्टर एस इज नॉट अ इंडियन सिटीजन, देयरफॉर ही डज नॉट फुलफिल द अफोरसेड कंडीशन ऑफ ओपीसी, देयरफॉर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर नॉमिनी। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो 2 केस स्टडी बहुत शानदार जानदार समझ में आ गई, एक 42-43 से पता लगी और एक ओपीसी से पता लगी, बात समझ में आ चुकी है सर। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, रिस्क और ओनरशिप एक साथ जाते हैं, इसको बहुत बढ़िया बातों में आप समझाएंगे, रिस्क और ओनरशिप गोज टुगेदर, बताएं भैया, रिस्क और ओनरशिप गोज टुगेदर। कोई सेक्शन याद आ रहा है? कौन सा सेक्शन था सर? सिंपल सर, सिंपल सेक्शन 26 ऑफ सोगा को आप क्या करेंगे सर? एक्सप्लेन कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है,
30 नंबर की केस स्टडी आनी है, 30 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें आते हैं अच्छे से। 5 सर्कमस्टेंसेस बताओ, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। उरी दादा पहचाने हो, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, नॉट परफॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। सबसे खतरनाक लाइन है विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। क्या कोई बता सकता है सर? बहुत बढ़िया राजीव भैया, क्या कोई बता सकता है? विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म नहीं करना होता, कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है? सर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया विद द कंसेंट ऑफ बोथ। विद द कंसेंट ऑफ बोथ का मतलब हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया बात कही सर, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसे मैंने नाम दिया था ब्रेकअप पार्टी। ब्रेकअप पार्टी करनी है, ब्रेकअप पार्टी करनी है। ब्रेकअप पार्टी के 5 पॉइंट लिखने हैं, याद आ गई होगी बात सर। ब्रेकअप पार्टी के 5 पॉइंट कौन से थे सर? पहला था नोवेशन, याद आ गई सर बात, ठीक है ना। पहला नोवेशन सेक्शन 62। फिर कौन सा था सर? रिसेशन। रिसेशन में अपने नोट्स के आगे आंटी जी है ना कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ रही हैं, सेक्शन 62। फिर क्या था सर? ऑल्ट्रेशन, ये भी 62 में था। फिर था सर रेमिशन, है ना तेरी ना मेरी, है ना, इतने पे मुद्दा खत्म करते हैं, ठीक है भैया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, हंसी खुशी। 5 लाख की बात थी, 2 लाख देके खत्म कर दो, वो हो गया सर रेमिशन। क्या हो गया सर? सेक्शन 63, है कि नहीं बात? राइट, बोलो सर। और 5वां कौन सा था सर? 5वां कौन सा था सर? वेवर, ठीक है। तो ये सर नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवर, ये 5 बातें आपको लिख के आनी है बहुत बढ़िया तरीके से। ये 5 बातें आपको लिख के आनी है। सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर, ठीक है। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, वेवर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक्शन याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, ना याद हो तो एग्जाम्पल जरूर लिखें, क्योंकि भैया 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कहता है आपको विद एग्जाम्पल लिख के आना है। केस लॉ याद ना हो तो केस लॉ को ही आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि भैया मैंने इतने रुपए कहे, आपने अपनी मर्जी से माफ कर दिए, गवर्नमेंट ने माफ कर दिए, तो वो क्या होता है? वेवर। मैं तुम्हारी लायबिलिटी 10 लाख की, मैंने कहा 7 लाख रुपए दो, खेल खत्म करो, ना तुम्हारी ना मेरी, 7 लाख पे डील। तो ये हो गया सर रेमिशन। ऑल्ट्रेशन, नोवेशन आप जानती हैं, नोवेशन में पार्टी भी नहीं हो सकती है और टर्म्स भी नहीं हो सकती हैं। ऑल्ट्रेशन में है ना टर्म्स ही नहीं होती है, पार्टी नहीं बदलती, है ना, एबीसी पार्टनर, और ये वाला आप नोवेशन ऑल्ट्रेशन में लिख सकते हैं। रिसेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये 5 बातें आप लिख के आएंगे, विद सेक्शन लिख के आएंगे। मजा आ गया सर। ब्रेकअप पार्टी डायरेक्ट क्वेश्चन था, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो विद एग्जाम्पल हमें लिखना है सर। अगला बताएंगे सर, बहुत ही आसान बात, बहुत ही आसान बात, बहुत ही आसान बात सर। एलएलपी के 2 मजे हैं, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का मजा और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी का मजा। तो लिमिटेड लायबिलिटी का करेक्टर को एक्सप्लेन कर देंगे और एक फ्लेक्सिबिलिटी का मजे को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। 2 हेडिंग बनेगी, लिमिटेड लायबिलिटी 2.5 नंबर की, दूसरी हेडिंग बनेगी फ्लेक्सिबिलिटी की 2.5 नंबर की, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे सर। अगली बात सर, ये लो, डिफाइन करें पार्टनरशिप। तो सेक्शन 4 ऑफ टीपा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को पहले आप क्या करेंगे सर? डिफाइन करेंगे। फिर एसेंशियल एलिमेंट बताएं, नेम द एसेंशियल एलिमेंट, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट बताएं, नोट्स में तुम्हें अच्छे से पता ही है, और उनमें से कोई भी 2 को एक्सप्लेन कर दे डिटेल में। तो एक तो भैया गुड्स एक्सप्लेन कर देना बहुत बढ़िया तरीके से, कि भैया गुड्स के बारे में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, इसलिए हम गुड्स को एक्सप्लेन है ना कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, एग्रीमेंट कर दो, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे ये वाला कर दो, सेक्शन 6 वाला कर दो, क्या गुड्स वाला कर दो, प्लस है ना सेक्शन 6 में कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाला कर दो, जिसमें हमने केस कौन सा पढ़ा था सर? केस हमने है ना पार्टनरशिप के इसमें पढ़ लिए थे बहुत बढ़िया तरीके से। तो कोई भी आप पहले तो सारे बताएं, सबके नाम बताएं, ठीक है। 6 जो एलिमेंट है सबके नाम बताएंगे, उनमें से 2 को एक्सप्लेन कर देंगे। बात समझ में आ गई सर? बोलो सर, समझ में आ चुकी है सर?
मजा ही आ चुका है। पार्टनरशिप को डिफाइन करेंगे सेक्शन 4 के हिसाब से। केडी कामत, तो भैया कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम का कौन सा केस था सर? केडी कामत। केडी कामत वाला केस था आईसीआई के बुक में, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप इसे चॉइस में नहीं छोड़ेंगे, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पहला क्वेश्चन आता है, इसे चॉइस में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का बी पॉइंट भी बहुत आसान है। कॉन्टेक्ट एट के हिसाब से आपको कुछ डिसीजन देने हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सर, बी को ध्यान से देखेंगे और मुझे पढ़ के बताएंगे। एज पर कॉन्टेक्ट एट आपको रीजन देना है। 5,50,000 रुपए ले लिए, लोन ले लिया एक्स ने, जो 16 साल का है, पर्सनल पर्पस के लिए, वो मेजर हो गया और उसने पे नहीं किया। लेंडर वांट टू फाइल द केस, क्या केस हो सकता है सर? क्या केस हो सकता है? जल्दी बोलिए भैया, क्या केस हो सकता है? ए पुष्पा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से और बताइए क्या केस हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल सुबह सही कह रहे हैं सर, माइनर है, माइनर है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, केस लॉ कौन सा है सर? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड ab initio, राइट। तो आप क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे सर? क्या रेटिफाई किया जा सकता है? तो आप क्या बोलोगे सर? तो सेक्शन 11 के हिसाब से, है ना, क्या आप इसको रेटिफाई कर सकते हैं? तो एक तो रेटिफिकेशन भी अलाउ नहीं है ना। सेक्शन 11 के हिसाब से आप क्या पढ़ेंगे सर? एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड ab initio, रेटिफिकेशन नॉट अलाउड ऑन मेजॉरिटी। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। साथ में आप लिख देंगे सेक्शन 68 से रिकवर किया जा सकता था इफ देयर इज अ नेसेसिटी, इफ देयर इज अ नेसेसिटीज, अगर नेसेसरीज है तो ही रिकवर किया जा सकता था, पर इस केस में कहीं भी नहीं लिखा कि नेसेसरी के लिए लोन लिया गया है। देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे? लोन कैन नॉट बी रिकवर, लोन कैन नॉट बी रिकवर, लोन कैन नॉट बी रिकवर, क्योंकि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो मैंने 3 चीजें बताई, मोहिरी बीबी धर्मदास घोष, रेटिफिकेशन नॉट अलाउड ऑन द मेजॉरिटी, ठीक है, राइट। और फिर सेक्शन 68 भी बता दिया कि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लगता कि नेसेसरीज प्रोवाइड की गई हैं, तो इट कैन नॉट बी रिकवर ऑल्सो। आसान बात थी, लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 को एग्जाम में छोड़ना मूर्खता होगी, हम ये बात समझ चुके हैं। पहला भी आता है, बी का फर्स्ट पार्ट भी आता है। जे पढ़ते हैं सर, जे क्या बताओ, जे में कोई दिक्कत है क्या? जे में कोई दिक्कत है क्या? तुम ये बात जानते हो, जे कॉन्ट्रैक्ट ने कार्गो का फॉरेन पोर्ट, जे गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड, ओहो, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डिक्लेयर वॉर। अब बताओ, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फुलफिल, के वांट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जे। क्या के जे के खिलाफ केस कर सकता है? बोलो, कर सकता है क्या? पहले बताओ, पहले क्या था? पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, सब कुछ ठीक था। पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, सब कुछ ठीक था। जे की गवर्नमेंट ने बाद में वॉर डिक्लेयर कर दी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जे की गवर्नमेंट ने वॉर के टाइम पे डिक्लेयर कर दिए, तो ये भैया पहले सब कुछ ठीक था, तो ये लग गया अब तक 56। नाना पाटेकर का अब तक 56। बहुत अच्छा, अपने दिमाग में बात डाल ले, अब तक 56। अब तक 56 में कौन सा सर? सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, ठीक है सर, हाँ, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। अब साथ के साथ आप क्या लिख सकते हो सर? एलियन एनिमी वाला कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, जो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था कि एग्रीमेंट विद द एलियन एनिमी जो होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं जैसे ही वॉर डिक्लेयर हो जाती है। और सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, यानी कि मैं सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी से भी आंसर दूंगा
और एलियन एनिमी से भी आंसर दूंगा। आंसर दोनों में सेम आएगा। आपको दोनों आंसर देने हैं, दोनों आंसर लिखने हैं, दोनों आंसर देने हैं, ठीक है। अब क्योंकि सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है सर, वॉइड हो चुका है, इसलिए आप क्या बोलोगे, के वांट टू फाइल द सूट, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, के इज नॉट एलिजिबल टू फाइल सूट्स अगेंस्ट जे। के एलिजिबल नहीं है कि वो जे के खिलाफ केस कर सके, के एलिजिबल नहीं है कि वो जे के खिलाफ केस कर सके, राइट। तो सेक्शन 56 बताएंगे, एलियन एनिमी बताएंगे, है ना। सेक्शन 11 वाला एलियन एनिमी बताएंगे, एलियन एनिमी बताएंगे। बोलो समझ गए सर। तो 56 से और एलियन एनिमी दोनों से आंसर देना है। कई बच्चे एलियन एनिमी से देके आ जाएंगे आंसर, तो भी भैया बात नहीं बनती। कई बच्चे 56 से भी देके आएंगे तो भी इतनी बात नहीं बनती। आपने वॉर के बारे में, है ना, लड़ाई के बारे में जहां जहां पढ़ रखा है वो सारी बातें आप लिख के आएंगे। हमने 2 ही जगह पढ़ रखा है वॉर के बारे में, सेक्शन 56 और एलियन एनिमी सेक्शन 11। तो सेक्शन 56 और 11 दोनों के आंसर आपको देके आने। बोलो समझ के सर, मैं दोनों लिख के आऊंगा, है कि नहीं बात, ठीक है सर, राइट। एलियन एनिमी आप लिख सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो जाता है ना। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ चुकी है सर। दोनों बातें आप दोनों प्रोविजन लिख के आएंगे, कहेंगे एक फाइल नहीं कर सकता, बाद में वॉर हो चुकी है। 4 सर बताना भैया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही टुच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बच्चा एग्जाम में गलती क्या करता है, बच्चा एग्जाम में गलती क्या करता है, बच्चा एग्जाम में पता क्या गलती करता है, बच्चे के एग्जाम में गलती होती है, बस जैसे उसने देखा राइट ऑफ अनपेड सेलर, पता क्या लिख के आएगा, सर राइट ऑफ लियन लिखाया मैं तो, सर राइट टू स्टॉप भी लिखाया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सर राइट टू रीसेल भी लिखाया, सर दनादन सेक्शन 46 है ना, 47 50 ये तीनों सेक्शन चिपका के आ गया, मजा आ गया सर। विच सेक्शन लिख के आऊं, 46 भी लिखा है, 47 भी लिखा है, मजा आ गया सर, और 50 भी मुझे याद था, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। इतने सेक्शन लिख दिया, अगर बच्चे की जान लोगे। 46 47 50 तीनों चिपका के आया हूं। आई से भैया, आई से स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, आवाज आएगी लगा लो कांटे, कांटे लगेंगे। क्यों, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स नहीं लिखना। तुम ये क्या लिख के आए हो, ये जितने भी सेक्शन है ये है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। वो पूछ रहा है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, यानी वो जस्ट इन रेम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन पर्सोनम। बात समझ में आई, देखा राजीव जी भी ये बोल रहे हैं, ठीक है। राइट ऑफ लियन स्टॉप, राइट ऑफ रीसेल, है ना, देखा यहीं फंस गए। तो मुझे पता तुम यहीं फंसोगे। अनपेड सेलर के राइट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि राइट जस्ट इन रैम लिख के आओगे। तुम भैया जस्ट इन रैम बोल रहे हो, जस्ट इन रैम, जस्ट इन रैम जैसी लिख के आओगे, लगा लो कांटे, सेक्शन भी याद हो तो भी तुम्हारे 0 में 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। भैया वो क्या पूछ रहा है, अगेंस्ट द बायर पूछ रहा है, तो अगेंस्ट द बायर लिख के आना, अगेंस्ट द बायर लिख के आना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अगेंस्ट द बायर में क्या लिखूंगा मैं सर, अगेंस्ट द बायर में लिखूंगा स्यू फॉर द प्राइस, पैसों के लिए केस करूंगा, सेक्शन 55 ये लिख के आऊंगा सर। और क्या लिखूंगा सर, 55, उसके बाद ठीक है ना, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि भैया उसने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, नॉन एक्सेप्टेंस लिख के आऊंगा, सेक्शन 56 ये लिखना पड़ेगा। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें लिखनी पड़ेंगी सर, ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, याद आ गया। अगर बायर ने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है तो एंटीसिपेटरी ब्रीच का लिख के आऊंगा सेक्शन 60, सेक्शन 60, सेक्शन 60। बात समझ में आ गई सर, हाँ। और इंटरेस्ट के बारे में लिख के आऊंगा, इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 61। तो भैया बहुत अच्छे से हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, 55 56 55 56 55 56, ये 55 56 कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, 55 56 सेल्स ऑफ गुड एट के हैं। स्यू फॉर द प्राइस, कि भैया माल दे दिया पैसा नहीं दिया, नॉन एक्सेप्टेंस माल भेज दिया है ना, दरवाजा नहीं खोल रहा, माल भेज दे दरवाजा नहीं खोल रहा, ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच, पहली मना कर रहा है मैं नहीं लूंगा तुम्हारा सामान, एंटीसिपेटरी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट की तरह, लेकिन यहां पे सेक्शन 60 है, ठीक है ना, राइट, बिफोर द ड्यू डेट और शूट फॉर द, ठीक है। क्या लिख के आएंगे, इंटरेस्ट के बारे में लिख के आएंगे, इंटरेस्ट के बारे में लिख के आएंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, सभी बालक बिल्कुल सही जवाब देते हुए, बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देते हुए, ठीक है ना, राइट। तो ये गलती होती है एग्जाम में, जो बच्चा गलती करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो देखो टाइम वेस्ट हुआ, नंबर 0 मिले और 15 मिनट वेस्ट कर दिए। यानी कि 4
का ए बहुत आसान था, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था। बी पढ़ते हैं सर, बी बहुत ध्यान से। सर ये मैंने आपके टेस्ट में भी दिया था, क्वेश्चन याद आ रहा हो जिन बच्चों ने, है ना, हमारा टेस्ट क्या किया था, दिया होगा 3 घंटे वाला। तो उस टेस्ट में जो 3 घंटे वाला टेस्ट था उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था सर। क्या सर, मिस्टर एम 4 पार्टनर है, 6 करोड़ ले रखे हैं 2 से मिस्टर जेड से। सो ही वॉन्ट टू सेल हिज शेयर, कि भैया मैं तेरे को चुका नहीं पाऊंगा, तो मेरा पार्टनरशिप का प्रॉफिट का हिस्सा ले ले, प्रॉफिट का हिस्सा ले ले भाई, प्रॉफिट का हिस्सा ले ले, ठीक है ना, राइट। तो मिस्टर एम क्या दे सकते हैं अपना प्रॉफिट का हिस्सा, और जेड के क्या राइट है? जल्दी सेक्शन बोलो सर, जल्दी सेक्शन बोलो। ये कई बार, ये सेक्शन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बालक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर यस, टीपा का सेक्शन 29, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 29, बहुत बढ़िया बात कही सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 29। याद आ गई बातें, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब मैंने तुम्हें समझाया था, जब हमने रिवीजन भी किया है टीपा का, तब भी मैंने तुम्हें समझाया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और साथ साथ एक और जिसकी हाई चांस होते हैं एग्जाम में आने के, सेक्शन 30 ऑफ टीपा है माइनर का, तो माइनर का सेक्शन 30 भी एग्जाम में आता है, 29 भी एग्जाम में आता है। तो भैया 29, अब आप तुम्हें बताएं क्या करना है सर, क्या बताओ, क्या वो अपना एम अपना शेयर दे सकते हैं? आप लिखेंगे यस, इसका आंसर तो हो गया यस, 29 कहता है। फिर मिस्टर एक्स वांट टू रिटायर फ्रॉम द 6 महीने में, तो 6 महीने के बाद वो क्या क्या हो सकता है सर, या मिस्टर जेड के पास क्या क्या राइट्स और लायबिलिटी है? पहला, मिस्टर जेड ओनली एंड ओनली रिसीव शेयर, सिर्फ हिस्सा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, राइट। बात समझ में आ गई? दूसरा, नो इंटरफेयर इन द बिजनेस, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पर क्या होगा सर? ऑन रिटायरमेंट, ये तो जनरल बात हो गई, जब रिटायर होगा तो रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा? ऑन रिटायरमेंट। अब उनके क्या राइट है? अगर एम रिटायर हो रहा है तो जेड के क्या राइट है? रिसीव शेयर, है ना, एंड ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब इन केस मिस्टर जेड रिटायर हो रहे तो जेड के पास क्या राइट है? एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे, अकाउंट रिजोल्यूशन पे भी देख सकता है, फिर यहां लिखोगे ऑन रिटायरमेंट मिस्टर जेड एंटाइटल्ड 6 करोड़ रुपीज, 6 करोड़ ही है ना, हाँ सर 6 करोड़ है, 6 करोड़ रुपीज शेयर फ्रॉम मिस्टर एम एस्टेट या मिस्टर एम शेयर, उनके शेयर में से 6 करोड़ रुपए वो ले सकते हैं, है ना, इन द फर्म असेट। बोलो समझ में आ गई बात? तो 6 करोड़ रुपए वो रिकवर कर सकते हैं। बोलो समझ गए सर? हाँ, तो सर ये बात आप आराम से लिख सकते हैं 29 की। तो 6 करोड़ रुपए तक का जितनी भी एसेट होगी फर्म की वो रिकवर कर सकते हैं उसके हिस्से में से। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी बातें याद ना आ रही तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन पे आएंगे सर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। सोनल, ये वही क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में भी है सर। केस लॉ भी शायद आपको याद आ जाए, नहीं केस लॉ याद आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताएं सर। सोनल सेलेक्ट अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल्स एंड पेड फॉर देम एंड आल्सो पेड फॉर द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रूबी। रूबी के लिए उसने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, ठीक है। Jeweler requesting to come back and we can later deliver the bangles. When she came back after a week, she delivered the take the bangle. She noticed that
ड्यू टू रूबी स्टोन की वजह से डिजाइन ऑफ बैंगल हैव बीन डिस्टर्ब. नाउ शी वांट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड थस आस्क द मैनेजर टू गिव द मनी बैक. स्टेट द रीजन वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट. क्या सोनल रिकवर कर सकती है? बोलो. क्या लगता है सर? दूसरा, व्हाट वुड यू आंसर? जेलर से दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चेंज द एक्स्ट्रा कॉस्ट. वो डिजाइन चेंज कर देगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट लेगा. सभी बालक, ब्रीच ऑफ वारंटी डिसाइड करना है नलायक को, डिसाइड करना है फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड एक्ट. मजेदार क्वेश्चन. तो अगर एग्जाम में अगर ये टफ लगे तो आप एग्जाम में अगर आपको ये टफ लगे तो यू कैन लीव क्वेश्चन 5 इन एग्जाम. अगर जरा भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको एग्जाम में, है ना, राइट, क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं. अब सर एक और बात सर, एक और बात. सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि भैया क्या ये गारंटी, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सर ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ गारंटी. ना 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 भाई, गारंटी ऑफ वारंटी केस तो बिल्कुल फिक्स है. सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, है ना, राइट. कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, क्वालिटी के मतलब फिक्स है. वो कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है और मैनेजर कहती है कि मेरे पैसे वापस दे. मैनेजर कह रहा है कि भैया मैं पैसे वापस नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा सामान है. तो क्वेश्चन बनता है ओनरशिप पे. क्वेश्चन किससे बनता है सर? ओनरशिप पे. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप ट्रांसफर से क्वेश्चन है, ओनरशिप ट्रांसफर से क्वेश्चन है सर. ध्यान से देखेंगे. जब मैंने तुम्हें बताया था, है ना, गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है, तो सेक्शन 19 कहता है व्हेन पार्टी इंटेंड टू पास. फिर भैया 19 ने 20 को रख रखा था, भैया ले जा. 22 को रख रखा था, सेक्शन 22 को, कि भैया डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है. ठीक है, राइट. फिर हमने लिखा था कि भैया वो डिलीवरी स्टेट में है, तो ऐसे हो जाएगा. डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो वो ओनरशिप जब पास होती है जब वो डिलीवरी स्टेट में आ जाता है. ठीक है. और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, जब सेलर उसके साथ कुछ करना चाहता है, कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ कुछ होता है, तुमने समझा अंजलि, कुछ कुछ होता है. जब सेलर गुड्स के साथ कुछ कुछ करना चाहता है, जब वो कुछ कुछ कर चुका होता है, तब ओनरशिप पास होती है. तो शाहरुख खान का कुछ कुछ होता है वाला, है ना, कुछ कुछ होता है वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है, कुछ कुछ होता है वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है. ठीक है ना, बात समझ में आई सर? क्या भी टेम्पटर भी नहीं लग रहा सर? है ना, कुछ कुछ होता है वाला कॉन्सेप्ट. सर इस कॉन्सेप्ट में क्या था? इस कॉन्सेप्ट में यह था कि व्हेन सेलर डन सम एक्ट विद द गुड्स देन ओनली ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. है ना, जैसे मैंने तो बताया कि भैया हलवाई है, वो कह रहा है मैं मिठाई तोलना चाहता हूं, मैं मिठाई फिर से तोलना चाहता हूं. ठीक है, मैं तुम्हारे सामने डब्बे को पैक करना चाहता हूं, मैं इसके साथ कुछ कुछ डब्बे को कुछ कुछ करना चाहता हूं, तब ओनरशिप पास होती है. ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा. ठीक है. अब देखो, अब पहला आंसर क्या निकला सर? तो ओनरशिप सेलर की है. ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? ओनरशिप ट्रांसफर टू सोनल व्हेन, ओनली व्हेन, या लिख दो ट्रांसफर टू सोनल ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. जो वो कुछ करना चाहता है उसकी कंडीशन के बाद ही क्या होगा सर? सोनल के पास जाएगा. ठीक है ना. आप क्या बोलोगे? हेंस. हेंस
वो कंडीशन पूरी नहीं करी गई, हैंस सोनल कैन अवॉइड द एग्रीमेंट, हैंस सोनल कैन अवॉइड द एग्रीमेंट, सोनल कैन अवॉइड द एग्रीमेंट, है ना, राइट, ये वाली बात। फिर वो कह रहा है, ज्वेलर कह रहा है कि भैया मैं डिजाइन चेंज कर दूंगा पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लूंगा, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, भैया डिजाइन चेंज वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेनी, तो आप कहेंगे ही कैन डू इट, ही कैन डू इट विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा, है ना, विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रॉम सोनल, सोनल से बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के वो चार्ज नहीं कर सकता। तो ये अभी तक के सारे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कह दो कि आप हाई लेवल का क्वेश्चन था या दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। तो आप चाहें तो अगर आपको लगता है इसमें कंफ्यूजन है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ सकते हैं, बस इसीलिए पहले 15 मिनट में इसीलिए हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 पढ़ने हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब आपने 5 छोड़ दिया है तो 6 तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई सर। तो कुछ कुछ होता है वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें समझाया था, कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ कुछ होता है तुमने समझोगे, तो भैया कुछ कुछ होता है वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना था, राइट, यानी कि शायद सेक्शन था 20, 19, 20, 21, 22, शायद 22 सेक्शन के आसपास ये क्वेश्चन बैठ रहा है ना, राइट। टर्म सर कैपिटल क्या होती है सर कैपिटल क्या होती है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तुम्हें पता है कैपिटल यानी कि कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ गया, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, कैपिटल आप लिख सकते हैं, और क्लासिफिकेशन क्या होती है सर, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बात समझ में आ गई। ये सारी बातें आप कैपिटल की लिख सकते हैं, सारी बातें आप कैपिटल की लिख सकते हैं, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सिंपल सी बात है सर, कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बच्चों वाली बात, समझ गए मुन्ना मुन्नी। सर आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि अगर 5 हमने एग्जाम में छोड़ दिया है तो 6 को तो करना पड़ेगा, 5 हमने एग्जाम में छोड़ दिया तो 6 को तो करना पड़ेगा, 5 हमने एग्जाम में छोड़ दिया है तो 6 को तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का सर, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। इफेक्ट क्या होता है सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, वॉइड हो जाता है, आपको पता ही है। अब तक 56 सेक्शन 56 डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 56 का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बात समझ में आ गई। इफेक्ट क्या होगा सर, एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है। तो सेक्शन 56 लिखेंगे, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, नोन बाय बोथ द पार्टी, अननोन बाय बोथ द पार्टी, ये सारे एग्जांपल आपको लिखने हैं जो बिल्कुल क्लासरूम में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किए हैं। सर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व इन पार्टनरशिप इन सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन में आपको रूल्स बताने हैं, ठीक है ना, अकाउंट सेटल करने के। तो सर बच्चों वाली चीज है सर, बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली चीज है, याद आ गई बात। सर बताओ अगर लॉस को कैसे एडजस्ट करना है ना, और जो असेट रियलाइज हुई है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है, असेट रियलाइज हुई है तो उसको कैसे करना है, और लॉस को कैसे कैसे पहले एडजस्ट करना है, बोलो जल्दी। सबसे पहले सर डेट पे आ, फिर पार्टनर का एडवांस, फिर कैपिटल, फिर पीएसआर, जो भी बच गया पीएसआर में, है ना। लॉस की क्या कार्रवाई होती है सर, लॉस की कार्रवाई होती है पीसीओ, पहले कहां से देते हैं सर, पहले प्रॉफिट से, याद आ गया, फिर कैपिटल से, फिर घर से, ओन पॉकेट से। तो सर आपको ये लिख के आना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये बातें कहां लिखी थी सर, ये बातें हम पढ़ चुके थे, बिल्कुल सही बात। कुछ बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं सर, सेक्शन 48, बिल्कुल एज पर सेक्शन 48। राजीव भैया बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही, सेक्शन 48 के हिसाब से आपको आंसर देना है, और दोनों बातें बता देनी है कि अगर लॉस है इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो पीसीओ,
असेट जो रियलाइज हुई है, असेट जो रियलाइज हुई है ना, उसकी डेफिशिएंसी कैसे करनी है सर? आउटसाइड डेट, एडवांस कैपिटल और फिर पीएसआर में बांट लेना अगर कुछ बच जाता है तो यानी कि 6 तो बहुत आसान था सर, है ना। 5 हमने भले एग्जाम में छोड़ दिया, पर 6 बहुत आसान था, 6 बहुत आसान था। आखिरी सर, आखिरी क्वेश्चन आता है सर, तुम पहचान सकते हो ये? बहुत आसान, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सर। सर कॉन्सेप्ट है आपका होल्डिंग सब्सिडरी का, याद आ गया सर? होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, राइट। तो इसमें होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मेन जो डेफिनेशन है सब्सिडरी की डेफिनेशन है। मैंने कहा था होल्डिंग सब्सिडरी के सेक्शन जरूर याद रखने हैं, तो सेक्शन 287 सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 287 से सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है। पहले 287 से सब्सिडरी कंपनी को, है ना, डेफिनेशन एग्जाम में लिखे, डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सर स्टेप नंबर 1 प्रोविजन। स्टेप नंबर 1 प्रोविजन, हमने डेफिनेशन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या लिखा सर? एग्जाम में लिख दिया सर, होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट। अब बताओ जल्दी से, अब बताओ सब्सिडरी है या नहीं है? बोलो। हाँ, क्या देखना होता है सर हमें? मोर देन 50% वोटिंग पावर देखनी होती है, मोर देन 50% वोटिंग पावर देखनी होती है, टोटल वोटिंग पावर मोर देन 50%। बिल्कुल सही बात बालक कह रहे हैं सर, अगर किसी भी कंपनी ने दूसरी कंपनी के मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर ले रखी है तो भैया वो होल्डिंग हो जाएगी सर। बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 9 लाख 90,000 और 70,000, होल्डिंग टोटल कितने होगा सर? 1,60,000, क्योंकि इन दोनों, है ना, हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सब्सिडरी की सब्सिडरी या दोनों ने मिलकर ले रखा है तो 1,60,000 भी क्या माना जाएगा सर? शेयर ले रखे हैं किसके सर? PQ के, ठीक है, राइट। तो भैया बच्चे ने पापा के साथ मिलकर ले रखे हैं तो वो पापा के ही, है ना, मानी जाती है। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी है ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड? 30 लाख, यानी कि 3 लाख शेयर्स। PQ कितनी कैपिटल है? PQ की कैपिटल है 3 लाख शेयर्स, है ना, और 3 लाख में से BC और KL ने मिलकर कितने ले रखे? 160, यानी कि मोर देन 50% उनके पास है, मोर देन 50% उनके पास है। इसका मतलब क्या है? तो आप क्या लिख सकते हो सर? आप लिख सकते हो एज पर सेक्शन 287 की आपने पहले डेफिनेशन लिख दी, ठीक है ना, फिर आप क्या लिखोगे? यस एज BC प्लस KL होल्डिंग मोर देन 50% कैपिटल इन PQ, कितने सर? 1,60,000, है ना, विच इज मोर देन 50% ऑफ, विच इज मोर देन 50% ऑफ 3 लाख। तो इसका मतलब क्या है? PQ इज द सब्सिडरी, PQ इज द सब्सिडरी, PQ इज द सब्सिडरी, हैंस PQ प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या लिखा सर आपने? PQ इज सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड। बोलो रे मुन्ना, इतनी बात नोट हो गई सर? तो 160 टोटल शेयर कैपिटल BC ने 160 ले रखी है अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर। अगली बात, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड होल्ड 160 शेयर इन PQ प्राइवेट लिमिटेड एंड नो शेयर इज हेल्ड बाय BC प्राइवेट लिमिटेड? उरी दादा, तो क्या आंसर पलट जाएगा? बोलो भाई, एक बात देखो, BC ने KL के, है ना, BC KL की होल्डिंग है, तो ये हो गए दद्दू दादा,
केएल क्या हो गए, पा 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 पा, यानी कि बीसी होल्डिंग मोर देन 50% वोटिंग पावर ऑफ केएल, मोर देन, है ना, वोटिंग पावर ऑफ केएल। बात समझ में आ गई। अब केएल ने डायरेक्ट पी क्यू के क्या ले रखे हैं सर, 1,60,000 इक्विटी ले रखे हैं, विच इज मोर देन 50% वोटिंग पावर। यानी कि अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो क्या केएल होल्डिंग हुई नहीं हुई, तो केएल इज होल्डिंग ऑफ पी क्यू, बीसी इज होल्डिंग ऑफ केएल। और हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है। अब ये होल्डिंग है ना, राइट, और केएल आगे वाले की होल्डिंग है, यानी कि हमने एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ मेन होल्डिंग कंपनी। यानी कि ये हो गया पी क्यू बच्चा। तो भैया पापा का बच्चा भी दद्दू का बच्चा ही माना जाता है, पापा का बच्चा भी दद्दू का बच्चा ही माना जाता है, पापा का बच्चा भी दद्दू का बच्चा ही माना जाता है। यानी कि आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, सब्सिडरी कौन, पी क्यू, सब्सिडरी कौन, पी क्यू, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कौन, केएल, इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ मेन होल्डिंग कंपनी, मेन होल्डिंग कंपनी कौन हो गई, बीसी। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेन की सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेन की सब्सिडरी होती है, मेन की सब्सिडरी होती है। तो आप क्या बोल सकते हो सर, आप बोल सकते हो पी क्यू होल्डिंग है, या पी क्यू आप बोलोगे सर पी क्यू इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ, हेंस पी क्यू इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ बीसी, पी क्यू इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ बीसी, पी क्यू इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ बीसी, यानी कि पी क्यू भी सब्सिडरी है बीसी की। देयरफॉर आंसर रिमेन सेम, आंसर रिमेन सेम, आंसर रिमेन सेम। इस तरीके से आप एग्जाम में डायग्राम बना के आएंगे, एग्जाम में ये डायग्राम बना के आएंगे, एग्जाम में ये डायग्राम बनाए भैया, एग्जाम में ये डायग्राम बनाए, एग्जाम में ये डायग्राम बनाए, एग्जाम में ये डायग्राम बनाए। तो एग्जाम में जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी बात कि बीसी है ना क्या काम करती है, केएल क्या है, पीक्यू क्या है। तो इस तरीके से फिर आप ये डायलॉग लिख के आएंगे, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ मेन होल्डिंग कंपनी। पूरे नंबर मिलेंगे सर, पूरे नंबर मिलेंगे विद सेक्शन, पूरे नंबर मिलेंगे। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, समझ गए सर, मजा आ गया। आंसर रिमेन द सेम। यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ट्रिकी लगा, थोड़ा सा दिमाग वाला लगा, और वो था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, ओनरशिप वाला। तो अगर मैं एग्जाम में होऊंगा तो पहले 15 मिनट में चूज कर लूंगा, पहले 15 मिनट में चूज कर लूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 मुझे छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 मुझे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 मुझे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 मुझे करना है, 5 छोड़ देना है। सभी बच्चे कह रहे हैं सर बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, थैंक यू सर, मजा आ गया, समझ गए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तुम्हें पूरा एमटीपी समझ में आ चुका होगा कैसे सॉल्व करना है। बस टारगेट रखेंगे कि ये पूरा का पूरा एमटीपी 2 घंटे में सॉल्व हो जाना चाहिए। यानी मेरे एग्जाम का टारगेट है 2 घंटे में मुझे लॉ खत्म कर देना है, 2 घंटे मुझे लॉ खत्म कर देना है, 2 घंटे में लॉ खत्म कर देना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरा का पूरा लॉ का पेपर 2 घंटे में खत्म करूंगा, 20 ईयर का पेपर मैं 1 घंटे में खत्म करूंगा। तो लॉ को 2 घंटे का टारगेट बना के पूरा का पूरा जनार्दन विद सेक्शन केस लॉ लिख के आएंगे, पूरा नंबर मिलेंगे। तो मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।